हजारों साल से जब भी आक्रांता आए तो उनको एक ढाल का सामना करना पड़ा, भारत की ढाल, और यह ढाल थी राजपुताना। दोस्तों 1775 में द 5th बॉम्बे सिपॉइज का गठन किया गया। 250 साल का सफर हो गया है, 250 साल का सफर, जिसमें बलिदान, जिसमें खून, जिसमें त्याग, जिसमें इज्जत, जिसमें रेजिमेंटल स्पिरिट की बात हुई है। दोस्तों द राजपुताना राइफल सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 250 साल पुराना इतिहास और 250 साल में इस रेजिमेंट ने दुनिया भर में बलिदान दिया, खून बहाया और दुश्मन को पस्त किया। लेकिन दोस्तों इस सब के पीछे होता है डिसिप्लिन, फौज का फौलादी डिसिप्लिन, और 250 साल में इस डिसिप्लिन में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। डिसिप्लिन वैसा का वैसा ही रहा, और डिसिप्लिन तैयार होता है ड्रिल स्क्वायर में। आप देख रहे हैं पीछे कैडेट्स खड़े हैं और कैडेट्स को मार्चिंग, ड्रिल, डिसिप्लिन सिखाने के लिए उस्ताद यहां पे हैं, डीआई, ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स। ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स कहा जाता है कि डिसिप्लिन की रीढ़ होते हैं, एंड दिस इज द ड्रिल स्क्वायर इज वेयर मिलिट्री डिसिप्लिन इज क्रिएटेड। मेरे सामने 4 उस्ताद हैं, हम चारों से बात करेंगे और आपको बताएंगे उनकी कहानियां, और आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से एक कैडेट को एक सोल्जर में तब्दील किया जाता है। साहब, राम साहब। राम राम साहब। आप हैं नायक देवीलाल चौधरी? जी साहब। कहाँ के रहने वाले उस्ताद आप? मैं साहब राजस्थान के जोधपुर जिले का रहने वाला साहब। अच्छा, तो आपने कब ज्वाइन करी आर्मी? मैंने सर 2012 में ज्वाइन की थी आर्मी। अच्छा, और ड्रिल उस्ताद बनने का या ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनने का जो सफर था वो कितना मुश्किल रहा? क्या क्या करना पड़ा आपको? सर मैं जब भर्ती हुआ था तब मेरे को ना ड्रेस पहनना, चलना फिरना, बात करने का तरीका नहीं आता था। लेकिन जैसे ही मैं फौज में भर्ती हुआ, यहाँ पर हुआ, मेरे उस्तादों ने मुझे चलना फिरना, ड्रेस पहनना, किसी से सीनियर से बात करने का तरीका सीखा। उससे मुझे ये लगा कि मैं भी एक दिन ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनूँ। उसके लिए मैंने यूनिट में 5 साल के बाद मैं ड्रिल कोर्स के लिए वॉलंटियर हुआ। उसके बाद सेंटर में आया, तब मेरे को ड्रिल उस्तादों ने बहुत ट्रेनिंग हार दी थी। उसके बाद जब मैं आई में कोर्स करके आया, उसके बाद मैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर बना। बहुत अच्छा लगा उस्ताद आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू साहब। जय हिंद। नायक हरीश तंवर जी साहब। आप बताइए उस्ताद, आपका सफर कैसा रहा ड्रिल इंस्ट्रक्टर का, और आपने क्यों सोचा कि आपको ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना है? क्या क्यों लगा आपको ऐसा? साहब सबसे पहले जब मैंने ट्रेनिंग की थी, जब मैं एक कैडेट था ट्रेनिंग में, तो जो मेरा उस्ताद था ड्रिल इंस्ट्रक्टर, उसको देखकर मैंने हमेशा उसको आइडल माना, और मैं भी ये चाहता था कि मैं भी ऐसा ही एक उस्ताद बनूंगा कभी। तो सबसे पहला मेरा यही मुद्दा था कि मैं उस्ताद की तरह ट्रेनिंग अच्छी करके और ड्रिल कोर्स कर एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनूं। और यही मेरी सोच है कि आगे भी जो मेरे कैडेट्स हैं उनको भी आले दर्जे की ट्रेनिंग देकर एक अच्छा और डिसिप्लिन वाला सैनिक तैयार करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उस्ताद। जी सर। राम साहब। राम राम उस्ताद। हवलदार राजेश सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एमपी ग्वालियर का रहने वाला हूँ श्रीमान। अच्छा उस्ताद, एक बात बताइए, आपको कितना टाइम हो गया है फौज में? 20 साल हो गए कंप्लीट साहब। 20 साल हो गए। और इंस्ट्रक्टर कब से लगे आप? इंस्ट्रक्टर किए हुए साहब 14 साल हो गए श्रीमान। अच्छा, तो एक बात बताइए आप मुझे उस्ताद, आप इंस्ट्रक्टर बने, आपको 14 साल हो गए, तो ये आपने पहले ड्रिल कोर्स क्वालिफाई करा होगा साहब? ये IMA गए थे आप उसके लिए? बिल्कुल साहब। अच्छा, तो ड्रिल कोर्स में इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके जो उस्ताद थे, आपके उस्तादों ने जो आपको सिखाया, आपको उसमें से क्या क्या सबसे बढ़िया लगा कि हाँ, अगर मुझे ड्रिल उस्ताद बनना है या DI बनना है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना है, तो मुझे ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और यही चीज़ें मैं अपने कैडेट्स को सिखाऊंगा? वो क्या 2-3 चीज़ें थी? उनमें सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन, जो उनके सिखाने का तरीका था, जो जिससे मैं इंस्ट्रक्टर बन सका, मैंने वही काबिलियत सीखी और अपने जो कैडेट हैं उनको उसी तरीके से सिखलाई देता हूँ कि वो उसको पकड़ने में उनको आसानी हो। अच्छा, तो उस्ताद क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब नया कैडेट आता है? तो नए कैडेट को जैसे डिसिप्लिन एक चीज़ थी, है ना, दूसरी और चीज़ें क्या क्या हैं? डिसिप्लिन तो होती है प्रॉब्लम शुरू में, लेकिन नया कैडेट सिविल से आता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको, और किस तरीके से उसको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, टाइट मजबूत बनाना है, फौजी बनाना है उसको, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? एक जब कैडेट सिविल से आता है तो फौज के माहौल में उसको ढलने के लिए बहुत टाइम लगता है।
वो उसकी हरकतें, उसका चलना फिरना, बात करना सब एक सिविल की तरह होता है। उसको हम धीरे धीरे सिखाते हैं कि फौज में कैसे रहना है, अपने सीनियर से कैसे बात करना है, कैसे आना जाना है, उसके खाने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ यहाँ ड्रिल में सिखाया जाता है सब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उस्ताद। अब हम चलते हैं नायक कुलदीप सिंह साहब। राम राम। उस्ताद आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान हनुमानगढ़ साहब। हनुमानगढ़ के हैं साहब। अच्छा, और आप बताइए आपको कितना टाइम हो गया आर्मी में? 15 साल साहब। और एज ड्रिल इंस्ट्रक्टर? जी साहब 8 साल हो गए साहब। 8 साल हो गए। आपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना ही क्यों चुना? साहब जैसे हम कैडेट आए साहब 2010 में भर्ती हो गए। बाकी साहब बातचीत करने का तरीका एक हम इंडियन आर्मी को लेके नहीं साहब, एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर का सिविल में अलग नज़र आता था। बातचीत करने का तरीका, ड्रेस पहनने का तरीका, और उनके जैसे खान पीन मैच में देख लो साहब, एक डिसिप्लिन का अलग ही रहता साहब। इसलिए हमने ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना सीखा था। तो आप ये क्या सिखाते हैं कैडेट्स को, जो कैडेट्स आते हैं सिविल से? जी साहब। आप उस्ताद उनको क्या सिखाते हैं कि आपको इस तरीके से, आपकी बेयरिंग ऐसी रहनी चाहिए? जैसे आप मैं आपकी ड्रेस देख रहा हूँ, सारे के सारे जितने भी हैं, तो ऊपर से 3 बटन हैं साहब, बिल्कुल 3 ही बटन दिखाई देंगे। फौज की सिखलाई है, 3 बटन दिखाई देंगे। उस प्रकार से ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं खासतौर से ड्रेस के बारे में जो आप बताते हैं कैडेट्स को कि आपका ड्रेस इस प्रकार से होना चाहिए? जी साहब, सबसे पहले साहब हम फिर 4 वीक में कच्चे ग्राउंड में जो ड्रिल सिक्योर में नहीं लेके साहब जी, कच्चे ग्राउंड में उनको ड्रेस पहनना, जूता कैसे बांधा जाता है साहब, ये पहनना सिखाते हैं। सबसे पहले हम साहब ड्रेस को जो नीचे से लेके सॉक्स से पहनने से लेके हम उसको पूरा टी-शर्ट है साहब पूरा नीचे खींच के बेल्ट को टाइट करा के ये हम ड्रेस में शामिल करते हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। राम राम साहब। दोस्तों हमने देखा किस तरीके से ड्रिल इंस्ट्रक्टर, आपने इनके खड़े होने के, बोलने के तरीके को देखा। दे आर ऑल अलाइक, एक बिल्कुल एक ही डिसिप्लिन के खाके में गड़े हुए, बने हुए, और ऐसे ही ये अपने कैडेट्स को निकालेंगे। मैंने आपको बताया था ना, 250 साल पुरानी ये रेजिमेंट है द राजपुताना राइफल्स, और 250 साल से जो डिसिप्लिन है वैसे ही रहा, एकदम कड़क। चलिए इस रेजिमेंटल सेंटर के एक और कोने में चलते हैं, आपको एक और एक्टिविटी दिखाते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। आइए मेरे साथ। नायब सूबेदार महेंद्र प्रताप, बैनेट फाइटिंग, किस प्रकार से क्लोज बैटल, गुत्थम गुत्था की लड़ाई, दुश्मन के मोर्चे पे जाके दुश्मन को बर्बाद करना, दुश्मन के मोर्चे पर कब्जा करना, जोश होश और सिधाई, किस प्रकार से हमारा कैडेट आपके सामने अभी इसी का नमूना देगा। जोश होश और सिधाई। दोस्तों इस वक्त हम फायरिंग रेंज पे हैं, राजपुताना राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर के फायरिंग रेंज में। ये ऊपर आप दीवार पे देख रहे हैं, ये गोलियों के निशान, दीज आर बुलेट मार्क्स यार, ये बुलेट मार्क्स हैं यहाँ पे। अब आप बोलेंगे साहब टारगेट सामने है और मेजर साहब गोली ऊपर क्यों लग रखी है? उसका भी कारण है। जब नए नए आते हैं ना सिविलियंस फौज में, और पहली बार जब रेंज में आते हैं दोस्तों, पहली बार, तो उन्होंने कभी हथियार नहीं चलाया होता, तो गोली उनकी दाएं बाएं जाती है, जैसे यहाँ पे लगती है। ऊपर भी आप देखिए, बट वॉल के बिल्कुल ऊपर गोली लग रखी है। ऑल द बुलेट मार्क्स आर देयर ऑन टॉप। तो ये गलत फायरिंग होती है शुरू में, लेकिन उस्ताद की नजर, जो रेंज एनसीओ है या वेपन्स का जो उस्ताद है, उसकी नजर, उसकी ट्रेनिंग, उसका डिसिप्लिन और उसकी टेक्निक, ये जब सिखाते हैं रिक्रूट्स को, जो कैडेट्स आते हैं नए नए, उनको सिखाते हैं, तो फिर ऊपर से गोली फिर यहाँ से डायरेक्ट होके सीधा दोस्तों यहाँ पे लगती है। ये फिगर 11 टारगेट है और इसको कहते हैं बुल्सआई। अब चलते हैं और देखते हैं फायरिंग, जो नए नए कैडेट्स हैं ना, उनकी फायरिंग कैसी चल रही है, हम आपको दिखाएंगे। और हम आपको ये भी दिखाएंगे किस तरीके से कंप्यूटर में वो फायरिंग दिखती है और किस तरीके से वो फायरिंग अपनी ठीक करते हैं। देखा ना आपने, ऊपर पूरी छन्नी बना दी थी। ये नए नए जब पहली बार
फर्स्ट टाइम हाथ में वेपन लिया है, कभी जिंदगी में हथियार नहीं पकड़ा। पहली बार उस्ताद ने बोला कि ठीक है 5 राउंड फायर करोगे, धीरे फायर करना। उसने फायर करे, दाएं बाएं गई बुलेट्स। फिर हर एक हफ्ते, हर एक महीने धीरे 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 ट्रेनिंग करके बुलजाए। इंस्ट्रक्टर कैरी ऑन, डिटेल एडवांस। आराम से। फायर नंबर 1 जी साहब। 5 जी साहब। 8 जी साहब। आप तीनों मार्क्समैन हैं। आप सभी ने मैक्सिमम राउंड हिट किए हैं, लेकिन फायर नंबर 1 और फायर नंबर 5 आप सभी का एक राउंड जो है इनर सर्कल से बाहर है, जो कि आपने एमिंग की गलती की है। इसके लिए आपको एमिंग की करेक्टिव एक्सरसाइज दी जाएगी। फायरिंग रेंज ऑटोमेटिक स्कोरिंग सिस्टम, यह भारतीय सेना द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और इसको सभी रेजिमेंटल सेंटर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में दिया गया है ताकि एक नए ट्रेनी की फायरिंग को सुधार किया जा सके और समय की बचत की जा सके। जैसा कि आपने देखा, फायरिंग के दौरान सभी फायरर्स के पास उनका एक हेल्पर था, जो कि उनको टारगेट पर सेंसर द्वारा और कैमरे द्वारा टारगेट को इंडिकेट कर रहा है। वहाँ पर उसको फायरर को पता चल रहा है कि एक एक राउंड कैसे कैसे उसका फायर हो रहा है। इसमें हर फायरर साथ के साथ फायरिंग करते करते अपनी गलती को सुधार सकता है। इससे एक और फ़ायदा जो कि मैंने आपको बताया, समय की बचत। अभी मैं बताता हूँ कैसे हम यहाँ पे उनको करेक्टिव एक्सरसाइज भी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फायर नंबर 1 से लेकर 8 तक सभी ट्रेनीज़ के नाम मौजूद हैं, उनका कैसा फायर हुआ है, फायरिंग, उनका फर्स्ट सर्कल, इनर सर्कल और उनके टोटल स्कोर क्या है मौजूद। इसके अलावा हम एक फायरर का ग्रुप भी दे सकते हैं, जैसे कि हम अभी देखेंगे फायर नंबर 5 का ग्रुप। फायर नंबर 5 का स्कोर है, जिसमें आप देख सकते हैं सभी राउंड इनर सर्कल के अंदर मौजूद है। फिज़िकल फिटनेस पूरी ट्रेनिंग का सबसे मुख्य अंग है। कोई भी जवान जो फिज़िकली फ़िट है वो सभी तरीके के काम कर सकता है। और फ़ौज में जैसे हम सभी जानते हैं कि फ़िज़िकल फिट एक जवान वो किसी भी कार्रवाई को पूरी तरह से निभा सकता है। तो जब एक जवान यहाँ पे रेजिमेंटल सेंटर में आता है तो हम उसको धीरे धीरे, क्योंकि वो एक सिविलियन बैकग्राउंड से आता है, तो हम उसको धीरे धीरे पहले फ़िज़िकल फ़िटनेस, जिसमें कि शुरू में उसकी कुछ दौड़ हैं, जैसे पीपीटी टेस्ट है हमारा, उसके लिए तैयारी करते हैं। उसको पहले सॉफ्ट ग्राउंड से तैयार किया जाता है, फिर उसको एडवांस ट्रेनिंग किया जाता है और फिर उसकी और हार्ड ट्रेनिंग और पावर पीटी करके उसको एक अच्छा राइफलमैन तैयार किया जाता है। राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर में जो हमारे पास ट्रूप्स आते हैं वो आते हैं राजस्थान, हरियाणा, यूपी और एमपी। सो जो हमारा इनिशियली जो हमारा फोकस होता है इनकी ट्रेनिंग के ऊपर, वो सबसे पहले, क्योंकि ये एक सिविलियन घराने से आते हैं, तो सबसे पहले इनको फ़ौज के बारे में सिखलाना, इनको बताना कि फ़ौज की क्या अहमियत है और फ़ौज के अंदर ट्रेनिंग की क्या अहमियत है। हमारा जो
मुख्य मुद्दा होता है इनकी ट्रेनिंग में, वो सबसे पहले इनको एक स्तर पर लेके आना जिससे कि ये इनका जो प्राइमरी रोल है जब ये यूनिट में जाते हैं वो पूरा कर सकें, जिसमें शामिल है एक आला दर्जे का फिज़िकल फिटनेस, एक अच्छा फायरर बनना और यूनिट की तरतीब को समझना और उसके ऊपर अमल करना। जब हमारे ट्रेनिंग करिकुलम जब हम बनाते हैं तो हम इन 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं और जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती है हम इस चीज़ को और एडवांस करते हैं। और जब एक नया जवान जब वो पास आउट होता है अपनी पूरी ट्रेनिंग करने के बाद, तो वो इस लायक होता है कि वो एक इन्फेंट्री बटालियन के एक सेक्शन के अंदर एक आला दर्जे का राइफलमैन की ड्यूटी कर सके। जैसे कि आपने अभी देखा, जंगल लेन शूटिंग बहुत ही अहमियत वाला एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें हमारी जो सेना है उसमें से काफ़ी यूनिटें ऐसे हालातों में ऑपरेशंस करती हैं जहां पे उनको एक जंगल के अंदर ऑपरेशन करने होते हैं। तो जब जंगल लेन शूटिंग में एक जवान जाता है तो वो उन हालातों को महसूस करता है, वो समझता है कि किस तरह का टेरेन उसको मिल सकता है, किस तरह की मुश्किलातें चैलेंजेस उसके सामने आ सकती हैं और उसमें कैसे कम से कम समय के अंदर उसको अपना मुद्दा हासिल करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एक जंगल लेन शूटिंग का प्लान किया गया और ट्रेनिंग उस हिसाब से चलाई जाती है। दोस्तों, इस वक्त हम राजपूताना राइफल सेंटर है उसके मंदिर में, आप देख लीजिए पीछे कितना सुंदर कितना खूबसूरत मंदिर है। लेकिन ये कैप उतरेगी और इसकी जगह पहनी जाएगी एक राजपूताना पगड़ी। तो पहले किस तरीके से पगड़ी पहनाई जाती है वो एक पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम हम आपको बताएंगे और उसके बाद आपको ले चलेंगे अंदर दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, ये यहाँ से पगड़ी बांध रहे हैं मेरी, और एक बार यहाँ पे मैं पहले भी आया था तो मैंने पगड़ी पहनी थी। तो दोस्तों, कैसी लग रही है पगड़ी आप बताइएगा कमेंट्स में नीचे। हमने तो पहन ली, साहब ने पहना दी कब पगड़ी। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग इनसाइड, अभी अंदर जा रहे हैं सीताराम जी के मंदिर में। और ये राजपूताना राइफल सेंटर है दिल्ली में, ये इनका मंदिर है। और ये हर एक रेजिमेंट की अपनी अपनी एक चलन होता है और अपना अपना एक कल्चर होता है फॉर एवरी रेजिमेंट। दोस्तों, दिन भर की हमने शूटिंग करी है और अब लगी है भूख। लंच का हो गया है टाइम और हम आए हैं छेलू कंपनी में। तो छेलू राम, CHM छेलू राम जी के नाम पे उनको विक्टोरिया क्रॉस, और आपने देखा होगा, आपने वो फोटोग्राफ आपको याद होगी कि उनके पिताजी हैं, उनकी वाइफ, उनका बेटा ये बैठे हुए। और हर जगह फौज में आपको शीशा दिखाई देगा यहाँ पे लगा हुआ, एम आई स्मार्ट। तो इसमें क्या है कि जो भी होगा वहां पे अपनी ड्रेस चेक करेगा कि क्या मैंने अपनी ड्रेस ठीक से पहन रखी है कि नहीं। एम आई लुकिंग स्मार्ट, एम आई लुकिंग प्रेजेंटेबल, क्या मेरा जो मेरा टोटल अपीयरेंस है क्या ये सोल्जरली है कि नहीं है। सो द आंसर इज डेफिनेटली। चलिए खाना वाना खाते हैं जरा। छेलू कंपनी डाइनिंग हॉल, तो डाइनिंग हॉल में पहुंचे हैं। और जी क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। ये इसमें ये रायता है, अच्छा ग्लास में रायता, अच्छा थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद आपका। ये क्या भाई? बेसन। अच्छा, गट्टे की सब्जी राजस्थान की मशहूर, दीजिए ना। हाँ
धन्यवाद आपका, थैंक यू थैंक यू। और ये मिक्स वेजिटेबल है, ये मिक्स वेजिटेबल दे दीजिए। हाँ थोड़ा सा, बस बस बस। और इसमें दाल डाल दीजिए और थोड़ी सी दाल दे दीजिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और राइस दे दीजिए। थैंक यू थैंक यू। नहीं बस ये मीठा है ना, मीठा नहीं खाता मैं दोस्त, पर थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। नाउ यू गोइंग टू सिट विद देम एंड हैव फूड। आप बताइए अंकित, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश कानपुर नगर का रहने वाला हूँ। किधर का? कानपुर नगर से। कानपुर नगर के? जी सर। अच्छा, और आप क्यों आ गए फौज में? सर फैमिली बैकग्राउंड सर, फादर पापा सूबेदार सर, फाइव राजपूत। अच्छा, जी सर। तो परिवार में चल रहा है? परिवार में चल रहा था, प्लस मेरे को आर्मी शुरू से पसंद था। क्या पसंद है आपको आर्मी के बारे में यार? एवरीथिंग सर, क्योंकि एज एन ऑफिसर जाना था साहब। हाँ। कि जा नहीं पाया, SSB आउट हो गए। उसके बाद मैं चलिए चलते हैं, एज ए सोल्जर चलते हैं। उसके बाद कुछ आगे देखेंगे, अपना SSB देंगे, ट्राई करेंगे, अपना हार्डर ज्वाइन करेंगे आगे। ठीक है, कमीशन होंगे सर आगे जाके, से सोचा था। नहीं बिल्कुल होंगे यार। जी सर। अभी भी बहुत दरवाजे खुले हैं। जी सर। पर फौज पूरी अपॉर्चुनिटी देती है। कमीशन होना आपका सपना है, पूरा हो जाएगा, मेहनत करते रहो, हो जाएगा। आपसे मोटिवेशन है सर, आपकी वीडियो देख देख अरे के। नहीं सर, हमारे बेस्ट वीडियो सर देख देख के। आपका जाट वाला कि वहाँ खड़े मिलेंगे उनको जाट्स, हाँ लंबे लंबे। वो 1965 की लड़ाई का है वो, जी साहब। जो किस्सा मैंने सुनाया ना। जी साहब। हाँ, वो जाट रेजिमेंट का किस्सा जी था, साहब। 1965 का। अच्छा आप बताओ, जी साहब। आपको ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगता है? सर ट्रेनिंग सबसे बेस्ट लगता है, बड़ी बेयर सर, बड़ी बेयर साथ हरकत करते हुए जाते हैं वहाँ पे। वेपन्स क्लास सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। फायरिंग कि फायर करते हो तो उसमें अलग ही फील आता है यार, क्या फायर किया आज। और फायर सबसे बेस्ट होता है। और जितने वेपन्स होते हैं, वेपन्स के बारे में जानकारी मिलती है यार, ये ऐसा है, वो सबसे बेस्ट लगता है साहब। अच्छा जी सर। तो फायरिंग अच्छी लगती है? जी साहब। बीपीटी अच्छी नहीं लगती? फिजिकल सर वो तो सबको अच्छा लगता है साहब। फिजिकल में मज़ा आता है? मज़ा आता है साहब बिल्कुल। जब एक साथ हम रनिंग के लिए निकलते हैं, एक साइड मोटिवेशन करते हैं, चल भाई तू आगे चल, तू आगे चल, तू आगे चल, आजा आजा आजा, कवर कर कवर कर। वो सबसे बेस्ट फीलिंग आती है साहब, जब किसी को आप साथ लेके चलते हो। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आते हैं, सोहन बैठे हैं हमारे सामने। सोहन, सोहन आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर यूपी आगरा से। आप आगरा से हैं? जी सर। आपके परिवार में कोई फौज में? सर 2 भाई फौज में। सगे भाई? हाँ सर, जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट में? और आप राजरेफ में आ गए? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। तो आपके भी परिवार में है ये फौज का मामला? जी सर। आप क्या बड़े भाइयों को देखे थे क्या आ गए? बड़े भाई को देख के उनका डिसिप्लिन, उनका रहने का तरीका। उन्होंने क्या बोला? फौज में मौज ऐसे बोला? मौज में है सर, सब कुछ होता है सर फौज में। और मौज भी होती मौज भी है, होती समय पे मौज भी होती है, और मेहनत पे मेहनत भी होती है। तो आप बताओ आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अच्छी चले सर। सुबह की ये पीपीटी करना बहुत अच्छा लगता है सर। सुबह सब लोग जाते हैं, फिर वहाँ से आके लंच नाश्ता करते हैं सर। नाश्ता करके फिर सुबह ट्रेनिंग ले जाते हैं। वहाँ पर वेपन क्लास चलती हैं, वहाँ पर और क्लास चलती हैं, टीचिंग क्लास चलती है सर। अच्छा लगता है। रूट के नीचे टीम परेशान करती है? नहीं सर, अब तो आगे लिमिट में अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगता है? हाँ सर, शुरू में आए थे तब दिक्कत होती थी सर, अब तो अच्छा ड्रिल लगता है। उस्ताद की नज़र बड़ी तेज़ रहती है। हाँ सर, वो तो और हमारे समय पे भी तेज़ थी। ड्रिल उस्ताद का नाम जीवन भर तक नहीं खोलोगे। नहीं सर, उनका नहीं। जिस दिन फौज छोड़ दोगे ना, रिटायर हो जाओगे, घर बैठे रहो, बुजुर्ग हो गए बिल्कुल बुढ़े, मुंह में दांत नहीं, उस दिन भी ड्रिल इंस्ट्रक्टर का नाम याद रहेगा। ये बात मेरी याद रखो। और क्या क्या करते हो? और नहीं सर, ये रूटीन शाम को ड्रिल होती है, सुबह बीपीटी, दोपहर में जो क्लास चलती है वेपन की, ये रूटीन सर। एक बात तो बताओ, जी सर। आपका भी जैसे इनके घर पे ये कह रहे हैं कि दोस्त बात करते हैं और दोस्तों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा यार चला गया फौज में। बड़ी बात है यार, छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। आपके भी दोस्त पूछते हाँ होंगे? सर, मेरे को देख के वो भी आ रहे हैं सर, अभी भी आ रहे हैं राजगढ़। तैयारी कर रहे हो? 5 में आ रहे हैं सर, मेरे दोस्त आ रहे हैं सर। तैयारी कैसे करते हो? जब जैसे किसी को फौज में जाना है, भर्ती होना है, तो तैयारी कैसे? सवेरे 3:30-4 बजे उठ के? नहीं सर, पहले तो पेपर की तैयारी करते हैं। हाँ। पेपर के बाद रिटर्न आ जाता है, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करते हैं। ठीक है। सुबह 4 बजे जाते हैं सर, अपना ग्राउंड पर जाते हैं, रनिंग करते हैं, वहाँ से बाद फिर कोचिंग चले जाते हैं। रनिंग करने के बाद कितनी रनिंग होती है? रनिंग करने के ऊपर सर डेली रूटीन होता है। कोई 800 मीटर करता है, कोई 5 किलोमीटर करता है, कोई इतनी रनिंग डेली होता है। अच्छा, डेली का रूटीन होता है।
पर अभी भी लोगों का शौक है फौज में जाने का। सर बहुत शौक है हमारे यहाँ पे। कम नहीं हुआ ना? नहीं सर। हमारे टाइम पे क्या होता था, आजकल तो वो है कि सामने टारगेट है, आपको कंप्यूटर से पता लग जाता है, फिर ठीक करवाते हैं। हम 300 मीटर पे फायर करते थे, दौड़ के जाके रिपेयर करते थे, और जिसकी फायरिंग ख़राब हुई वो फ्रंट रोल करके वापस आता था। भाई 300 मीटर का फ्रंट रोल, आंखें निकल के बाहर आ जाती हैं टेबल पे। 300 मीटर का फ्रंट रोल, लेकिन थी उस ज़माने में ऐसी। अभी मैंने देखा है बहुत कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आ गया है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, हथियार अच्छे आ गए हैं, ट्रेनिंग करने का तरीका भी बहुत बदल गया है। रगड़ा उतना ही है फौज में, फौज का रगड़ा कम नहीं हुआ, लेकिन उसको करने का तरीका बहुत बेहतर हो गया है। हमारे समय से ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। अच्छी बात है यार, समय के साथ बदलना भी चाहिए। तो और आप पूरी तरीके से मोटिवेटेड हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, गेम स्पोर्ट्स भी होते होंगे? क्या क्या खेलते हो यार? वॉलीबॉल सर। आपका वॉलीबॉल फेवरेट है? अच्छा, और बाकी आपके साथी सबका वॉलीबॉल? कोई क्रिकेट में, कोई किसी में, कोई रनिंग में। सर रनिंग में भी होते हैं, ऐसे सब अलग अलग। रनिंग में मज़ा आता है? रनिंग में तब मज़ा आता है जब 2-4 दोस्त हों। सब हमारे सुबह बीपीटी होती है। हाँ, जब सब अकेले मज़ा नहीं आता फौज में, है ना? चलो, और पनिशमेंट मिली नहीं मिली अभी तक? मिलती है टाइम टाइम पर पनिशमेंट मिलती है। वो भी ज़रूरी है, जरूरी है सर। याद बन के रह जाएंगी। आज जो पनिशमेंट के लिए परेशान हो रहे हो ना कि साहब धूप में दौड़ना पड़ रहा है, कल उसी को देख के मुस्कुराओगे और याद आएगी। ये याद आता है सर। हाँ, और यही रेजिमेंटल सेंटर की याद आएगी यार, हमें पनिशमेंट मिली थी, है ना? जी सर। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। ठीक है दोस्त, हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, ये खाना खा रहे हैं, ये हमारे यंग फ्रेंड्स हैं। ये जब मैं फ़ौज में था इनमें से कोई भी पैदा नहीं हुआ था इस टेबल में जो भी बैठा है, ठीक है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग मैं ही हूँ। ये कोई पैदा नहीं हुआ था जब मैं फ़ौज में आया था। लेकिन क्या है कि ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि फ़ौज वही है। फ़ौज में टेक्नोलॉजी बदल जाती है, फ़ौज में हथियार बदल जाते हैं, फ़ौज में वर्दी भी बदल जाती है, फ़ौज में रैंक बदल जाता है, लेकिन फ़ौज नहीं बदलती। फ़ौज का जो एक मूल है वो रेजिमेंटल स्पिरिट का, कि मेरी पलटन है, मेरी रेजिमेंट है, ये कभी नहीं बदलती। और राजपूताना राइफल्स में ये कहानी 250 सालों से चली आ रही है। सोचिए दोस्तों, चलते हैं राजपूताना राइफल सेंटर के किसी और कोने में, आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। आइए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं राजपूताना राइफल सेंटर के म्यूज़ियम में हूँ, और ये म्यूज़ियम धरोहर है रेजिमेंटल हिस्ट्री की। जो बलिदान दिया है राजपूताना राइफल्स ने, उनका पूरा इतिहास। हमें ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत म्यूज़ियम है यहाँ पे। पुरानी जो तोपें हैं इन ब्रास, वो यहाँ पे लगा रखी हैं। कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं राजपूताना राइफल्स ने ना, और कई 100 साल 250 साल पुराना इनका इतिहास है। और कुछ एक इनकी यूनिट्स हैं जो कि बहुत 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 पुरानी भी हैं। सबके बारे में हम आपको बताएंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये हैं कर्नल मनीष सांगा। हेलो कर्नल सांगा, हाउ आर यू? हेलो सर, वेलकम। ये म्यूज़ियम जो है बहुत ही खूबसूरत है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ यू नो डीप रेजिमेंटल प्राइड। मैंने देखा शूट करने से पहले ना, बड़ा एक हर एक रेशे में, हर एक फाइबर में देयर इज़ दिस सेंस ऑफ बीइंग दैट दिस इज़ नॉट जस्ट ब्रिक पेंट, ये कुछ और है, उससे कहीं बड़ा है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये देखिए, ये तो राजरिफ का फ्लैग है। ये बाकी फ्लैग्स जो आपने लगा रखे हैं वो किसके हैं? वो पैरा वाला फ्लैग किसका है ये? वेल सर, जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हुए जी, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारा जैसे आपने राइटली ब्रिंग आउट किया सर, ये आप 250 साल के इतिहास को पूरा संजोया हुआ है, वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ओवर अ टाइम हम लोग इवॉल्व हुए, और जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए तो एक हमारी बटालियन जो कि ऑफ लेट रेज हुई, वो 23 पैरास करंटली जो है जिसको कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो गई। सो ये 23 पैरास का पैराशूट रेजिमेंट की बटालियन जो कि 23 राजरिफ है बेसिकली, इस वजह से उनका फ्लैग यहाँ पे लगा। 23 राजरिफ बनी 23 पैरा। एब्सोल्युटली। हाँ, जैसे हमारी 1 कुमाऊँ बनी 3 पैरा SF, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल जी। ये गार्ड्स का है, 3 गार्ड्स।
हाँ सर, ये अगेन दिस इज़ अगेन अ वेरी यूनिक थिंग, क्योंकि हम जैसे मैं आपको बता रहा था सर 1775 में रेज हुए थे एज 5 बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री, और उस टाइम जो हमारी पहली बटालियन बनी थी वो फर्स्ट राजरिफ जो थी, वो सब्सिक्वेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस आनी शुरू हुई, गार्ड्स रेजिमेंट बननी शुरू हुई, तो हमारी जो फर्स्ट राजरिफ की बटालियन थी दैट वाज कन्वर्टेड टू 3 गार्ड्स एंड इट इज़ करेंटली देयर एज 3 गार्ड्स ओनली। तो ये उनके कलर्स हैं। एंड वो मैक का है फ्लैग? हाँ सर, अगेन इन द सीक्वेंस ऑफ कन्वर्शन 18 मैक जो हमारी 18 राजरिफ जब वो कन्वर्ट हुई मैकेनाइज्ड ओवरऑल इंडियन आर्मी की कन्वर्जन के दौरान, सो इट वाज कन्वर्टेड टू 11 मैक, जिसको स्वराष्ट्र भी कहते हैं। कर्नल साहब एक बात बताइए, ये जैसे कि जब यूनिट्स कन्वर्ट हो जाती हैं पैरा गार्ड्स मैक, पर रेजिमेंटल एफिलिएशन तो रेजिमेंटल एफिलिएशन है, वो तो कहीं नहीं जाता। रेजिमेंटल एफिलिएशन बिल्कुल रहता है सर, दे आर ऑलवेज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस, दो ऑपरेशनल चीज़ों में एंड वैसे अगर आप कहें तो 3 गार्ड्स ऑफ कोर्स अपने को ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का पार्ट मानते हैं, 23 पैराज अपने को पैराशूट रेजिमेंट का पार्ट मानते हैं, पर उनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा हम ही रहेंगे, और हमारा उस तरह से उनका एक वास्ता, एक रास्ता परमानेंट चलता है। इस कमरे में दोस्तों कर्नल सांगा ने पॉइंट आउट करा था, बताया था, ये बाकी स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये आई थिंक वही स्टेट्स हैं कर्नल सांगा जहाँ से आपके ट्रूप्स ज़्यादातर आते हैं, हमारे कैचमेंट एरियाज हैं, आपके कैचमेंट एरियाज हैं। लेकिन ये जो है, दिस इज ट्रूली अ हिस्टोरिकल वॉल, 17 राजपुताना राइफल्स सवाईमान, ये क्या कहानी है? सर rightly brought out, ये it's a very historic and very a lot of regalia attached to this unit of ours। पहले तो इनको सवाई मान बोलते हैं, हम इस यूनिट को हम इन हमारे लिंगों में सवाई मान बोलते हैं, क्योंकि ये राजा सवाई मान सिंह द्वितीय की जो उनकी स्टेट फोर्सेस की 2 यूनिट्स होती थी उनको अमालगमेट करके बनाया गया था उनको, तो आज भी वो ये टाइटल सवाई मान कैरी करते हैं। उनका एफिलिएशन जयपुर के राजघराने के साथ आज भी है, एंड वो अपना पूरा एक जैसे कहिए इतिहास, एक तरह का अपना एक ट्रेडिशन उसको उससे रिलेट करते हैं सर जी। मैं आपको ध्यान इधर इस ब्यूटीफुल पीस, एक रेजिमेंटल छतरी जो एक राजस्थान का एक बहुत ही जहाँ पे हमारे जो भी मार्टियर्स होते हैं राजस्थान में, तो ये छतरी उनके ऑनर में बनाई जाती है वैसे, और ये हमारे इतिहास का, हमारे रेजिमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और अगर आप देखेंगे सर, ये एक प्योर मार्बल का यहाँ बना हुआ है, इसका ओरिजिनल एक्चुअली हमारे वीर स्थल पे आप गए होंगे जी, बिल्कुल वहाँ देखा होगा, वहाँ प्योर वाइट मार्बल का ये बनाया गया है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे सर, इसमें 6 पिलर्स हैं। ये 6 पिलर्स दर्शाते हैं जब हमारी रेजिमेंट प्री इंडिपेंडेंस जब रेज हुई थी, और इनिशियल जो 6 बटालियंस थी ये उन 6 बटालियंस को दर्शाते हैं। मैं आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा, द लेगेसी। आपको हर राजरिफ बटालियन के अंदर इंक्लूडिंग द राजपुताना राइफल सेंटर ये पेंटिंग ज़रूर मिलेगी सर जी। और मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो सर, ये हमारे जो एक विक्टोरिया क्रॉस हैं CHM छेलूराम, उनकी फैमिली की पेंटिंग है सर। उनको 1943 में जेबलगाकी के ट्यूनिशिया के अंदर सर उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था प्री इंडिपेंडेंस, और सन 1944 में ये पेंटिंग बनाई गई थी एक ब्रिटिश पेंटर के द्वारा, मिस्टर साइमन एल्विस, जो कि क्वीन विक्टोरिया के फेवरेट वॉर पेंटर हुआ करते थे। उन्होंने पर्सनली उनको बताया था इस पेंटिंग को बनाने के लिए। एंड अगर आप देखेंगे सर, इसमें 3 पीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मैं उनके फादर साहब की तरफ चलता हूँ, जो आप देखें सर, एक टिपिकल राजस्थान का हार्डन फार्मर, उनके आंखों में आपको थोड़ा ग्रीफ और थोड़ा सा प्राइड मिला हुआ, साथ में दुख और गर्व दोनों साथ में दिखता है। उनके फेस 2 एज की वजह से थोड़ा सा वो लगता है, भारी लगता है, पर अदरवाइज दैट प्राइड अगर आप थोड़ी देर देखेंगे सर, आप उसको नोटिस कर सकेंगे जी। अब आप उनकी वाइफ की तरफ जाएं तो जो कंपनी हवलदार मेजर छेलूराम जी की उनकी वाइफ जी, उनकी 1944 के दौरान जी। एंड आप देखें एक सेंस ऑफ प्राइड एंड ग्रीफ दोनों मिला हुआ है। आप उनकी आंख, नाक उसकी तरफ एक बार देखें तो आपको वो चीज़ समझ आएगी। बिल्कुल। शी इज़ अ यंग विडो सर, उस टाइम पे हो गया तो
दैट अगेन वो फीलिंग उनकी जो है थोड़ी सी हल्की सी परप्लेक्स भी हैं साथ में कि क्या ये हो गया, बट ऑफ कोर्स द सेंस ऑफ प्राइड। एंड लास्टली द सन बेटा, उनका बेटा देखिए सर, मतलब उन्होंने वो राजपूती साफा पहन रखा है, अपने फादर साहब का विक्टोरिया क्रॉस लगा रखा है, हाथ में केन पहन रखी ले रखी है, रेजिमेंटल केन जी। एंड आप उनकी आंख में प्राइड देखिए सर, कोई सिर्फ गर्व, सिर्फ एक इस लीनेज को बिलोंग करने का प्राइड है उनके अंदर। एंड देयर इज नो ग्रीफ सीन एंड ही लुक्स फॉरवर्ड टू द फ्यूचर एंड वी कॉल इट द फ्यूचर ऑफ राजपूताना राइफल। ही इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ राजरिफ। एब्सोल्युटली। ये क्या है कर्नल सांगा, ये बताइए ना। ये वो इसमें कुछ आप देखेंगे क्रेस्ट में हल्की सी सिमिलैरिटी दिख रही होगी हमारे करंट क्रेस्ट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सो गोज द स्टोरी। मैंने आपको अपनी रेजिमेंटल छतरी दिखाई, उसके 6 बटालियंस दिखाई। तो ये एक्चुअली आप एक तरफ से शुरू करें तो ये हमारी वो 6 बटालियंस के जब वो इन फर्स्ट 2, 1, 2, 3 राजरिफ में कन्वर्ट हुए, उससे पहले जो उनके नेम्स थे उनको दर्शाते हैं। जैसे फर्स्ट बटालियन द वेलेस्ली राइफल्स जी, जो कि बाद में मैंने आपको अभी दिखाया था 3rd गार्ड्स में, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में कन्वर्ट हो गई। एंड सब्सिक्वेंटली 2 राजरिफ, 3 राजरिफ, 4 राजरिफ, 5 राजरिफ एंड लास्ट इज नॉट 6 राजरिफ सर, दिस इज 13 राजपूत। अगेन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट इसकी हिस्ट्री क्या है सर कि the 13 राजपूत विच वर अ ग्रुप ऑफ राजपूत सोल्जर्स को जब बनाया गया था ब्रिटिशर के टाइम पे, तो इनको शेखावटी भी बोलते थे क्योंकि उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे वो राजस्थान के शेखावटी एरिया, जो कि नॉर्थ ऑफ जयपुर होता है, ये चूरू झुंझुनू सीकर वाला एरिया, वहाँ से लिए थे। जो सब्सिक्वेंटली सर 10th बटालियन राजरिफ में कन्वर्ट हुई, जो सब्सिक्वेंटली ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया, जो पहले नसीराबाद था और आज जहां हम खड़े हुए हैं ये उसकी हिस्टोरिक। दिस इज द लोकेशन ऑफ 13 राजपूत्स। दिस इज द यू कैन से दैट। यस। अच्छा, ये देखिए ना, ये तो दिस एवरीबडी कैन रिकॉग्नाइज, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ब्रीफिंग की जरूरत है। हिटलर की फौजों को हरा के हिटलर का जो नाज़ी झंडा था उसको उल्टा करके लटकाया यहाँ पे, कैप्चर्ड नाज़ी फ्लैग। दिस इज इट, आइकॉनिक, एब्सोल्युटली आइकॉनिक। एंड ये आपके ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं। बिल्कुल सर। एंड दिस इज अ मैटर ऑफ सच ग्रेट प्राइड फॉर एनी रेजिमेंट है, तो कितनी इज्जत की बात है। विक्टोरिया क्रॉस 6, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर 18, मिलिट्री क्रॉस 68, मिलिट्री मेडल 33। ये प्री इंडिपेंडेंस है। ये प्री इंडिपेंडेंस मेडल। पोस्ट इंडिपेंडेंस परमवीर चक्र 1, दैट इज CHM पीरू सिंह सर। CHM पीरू सिंह ना। तो पीरू कंपनी भी तो है आपकी। बिल्कुल सर। चेलू कंपनी, पीरू कंपनी, सब उन्हीं के, बिल्कुल उन्हीं के नाम पे ना। ऑल द ब्रेव्स। अशोक चक्र 3, महावीर चक्र 10, वाओ, कीर्ति चक्र 11, वीर चक्र 51, शौर्य चक्र 55, सेना मेडल गैलेंट्री 299, मेंशन इन डिस्पैच 102, एंड पद्म भूषण, पद्म विशेष सेवा मेडल, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड। बिल्कुल सर। हमारे 10 स्पोर्ट्समैन, आपने नीरज चोपड़ा साहब का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा साहब इज फ्रॉम राजरिफ ओनली। हाँ जी सर। हाँ, जब मैंने अर्जुन अवार्ड देखा तब मुझे ध्यान आया, इमीडिएटली इट स्ट्रक मी दैट यू नो व्हाट अ ग्रेट नेम, एंड ही इज पार्ट ऑफ राजरिफ ना। व्हाट अ ग्रेट नेम, ओलंपियन। ये बात याद करते मेरे को एक वाहिद अली वाहिद साहब का एक वो याद आते हैं सर लाइन्स, आई एम श्योर आपने सुना होगा कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, और तू है राणा का वंशज, फेंक जहाँ पर भाला जाए। तो देखिए कहाँ फेंक दिया भाला उसने, पूरी दुनिया घूमती फिर रही है उसके पीछे, और वो राजरिफ को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये ज़रा आई थिंक ये हमारे बैटल एंड थिएटर ऑनर्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सर, फर्स्ट 3 कॉलम जो हैं सर ये प्री इंडिपेंडेंस के हैं। हाँ। एंड आप देखिए सर वही जो मैं आपको उस 1775 टू 1914, मैसूर, श्रीरंगपट्टम, किरकी, हैदराबाद, सिंध। अच्छा, ये हैदराबाद पाकिस्तान वाला ना, सिंध। अलीवाल, मुल्तान, पंजाब, बुशायर, फ्लैंडर्स की तो पोएट्री थी, इफ यू ब्रेक फेथ विद अस हु डाई वी शैल नॉट स्लीप। और एकेडमी में भी बड़ा सुनाते थे हमें ये हमारे टाइम पे कि टू यू विद फेलिंग हैंड्स वी पास,
this torch be yours to hold it high. That was Flanders. It's a beautiful poem. I'll share it with you. Sure, sir. Gaza, Mainamati, Ichamati, Balnoi. I was in Balnoi for some time. You know, I was posted there for I was attached to a Maratha light infantry unit. I'm from Kumaon, so I was in Balnoi. So when I met Rajrif officers, then I realized that Battle Honor Balnoi है 1971 में हुआ था. तो I have been posted to an iconic place. My absolute privilege. And who can forget Kargil? ये तो मेजर आर्या. Major Acharya का, my senior in the academy. And what wonderful. I mean, you have, I think about 2 Rajrif especially, because that is the unit that I went to, and Archie sir is from 2 Rajrif. I have absolute goosebumps. यार कैसे करा होगा उन लोगों ने, मतलब it defies imagination, right? अब सोचिए सर, आज भी मतलब इस बात को खाली एक जहन में लाते ही आप जैसे राइटली बोल रहे हैं, वी हैव गूज़बम्प्स बिकॉज नॉर्मल सैलानी जाते हैं सर, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर को 4-5 दिन का एक्लिमेटाइजेशन करते हैं, कहाँ लेह में जो कि 11,000-12,000 फीट पे है. ये बैटल्स लड़ी गई 16,000 फीट के ऊपर, -11 डिग्री टेम्परेचर पे, रात के अंदर. आपको पता है जनरली अटैक इन द नाइट. यस. एंड तोलोलिंग पूरे आई थिंक भारतवर्ष को पता होगा ये कि जो कारगिल बैटल थी उसका टर्निंग पॉइंट ही तोलोलिंग था. उससे पहले 3 अटैक उस पर फेल हो चुके थे जब 2 राजरिफ को बुलाया गया था करने के लिए. एंड सब्सिक्वेंटली हमने ये ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स, 3 पिंपल, उसको भी कैप्चर किया. कैप्टन कैंगरूज ना, ब्लैक रॉक वाला. करेक्ट. घातक टीम. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. एंड इन टोटल इन दैट कंप्लीट ऑपरेशन वी वन 4 Mahavir Chakra, 7 Veer Chakra, 10 Sena medals, and it turned the tide of the battle. Tiger Hunters of Jaffna. ये हमको निकनेम दिया हुआ है सर 16 राजरिफ को, तो टाइगर हंटर्स ऑफ जाफना. टाइगर हंटर्स ऑफ जाफना. ये कब का है? कैप्चर्ड रैंक बैजेस पाकिस्तानी फौज का है ये. तो दिस इज पाकिस्तान आर्मी. यस सर. काराकोरम. एंड देयर इज मोर पाकिस्तानी स्टफ देयर and some Japanese stuff also, na? Yes sir. This is Japanese MMG. ये Second World War की होगी ये तो. ये samurai swords sir, typical of Japan. हाँ. Samurai swords भी capture कर रखे हैं. Katanas, yes. The katanas have been captured, and those are, देखिए ये weapons हैं. And Chinese rocket launcher, captured Chinese rifles. So thank you very much, Colonel Sanga. Pleasure. And it's indeed an honor and privilege for me. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपने invite करा. And a peek into the Rajputana Rifles history. Thank you very much. दोस्तों, आपने देखा कि कर्नल सांगा साहब ने हमें सब कुछ दिखाया राजपुताना राइफल्स की हिस्ट्री के बारे में. और यहाँ पे हमारा जो विजिट था राजपुताना राइफल सेंटर ख़त्म होता है. लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा. हम मिलेंगे भारत के किसी और कोने में किसी और आर्मी यूनिट के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.